आकाशवाणी शिमला के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ रितेश कपूर, सहायक निदेशक प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी शिमला। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि देश में 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू होंगे। ये सभी कानून ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को निरस्त करेंगे। श्रोताओं, आज हम आपके साथ इन 3 नए कानूनों के संबंध में विस्तृत चर्चा करेंगे और आज की हमारी इस चर्चा का विषय है 3 नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत भारत के नागरिकों की सुरक्षा व अधिकारों की रक्षा करने में पुलिस प्रशासन की भूमिका। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी व वर्तमान में पुलिस विभाग के अपर महानिदेशक कानून व व्यवस्था अभिषेक त्रिवेदी जी। अभिषेक त्रिवेदी जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में आने पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अभिषेक जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हम जानते हैं कि किसी भी तरह के बदलाव से हम संकोच महसूस करते हैं और फिर चली आ रही व्यवस्था पर अधिक विश्वास करते हैं, और अभी तक जो भारत में न्याय कानून व्यवस्था ब्रिटिश काल से चली आ रही है, जो कि लगभग 160 वर्षों से अधिक के समय से यहाँ पर मौजूद है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो 3 नए कानून जो 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं, इनका उद्देश्य क्या है, क्यों ये बदलाव किए जा रहे हैं और इनसे भारतीय कानून व्यवस्था में किस प्रकार के बदलाव देखने को मिलेंगे? कपूर साहब नमस्कार। आपने जो पूछा ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है। मैं इसको संक्षेप में इसकी जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात आपने कही कि ये जो बदलाव है, तो बदलाव में देखिए एक वक्तव्य है इंग्लिश का जिसमें मैं विश्वास करता हूं, जो कहता है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। जी, तो मैं तो उसमें विश्वास करता हूं। सरकार ने ये जो फैसला लिया है एक ऐतिहासिक फैसला है। यह समझ लोगों को कुछ समय बाद आएगा जब ये पूरी प्रक्रिया जो फलित होगी और इसके लाभ लोगों को मिलने लगेंगे, क्योंकि लगभग 163 वर्षों से, आपने बिल्कुल सही कहा, ये कानून उतने पुराने हैं। इनमें छोटे छोटे बदलाव हमारे माननीय न्यायालय के जो दिशा निर्देश थे या उनके डिसीजंस थे उस पे हुआ, लेकिन इसमें समय समय से कमी महसूस की जा रही थी। कई बदलाव करने हैं। जो सबसे पहला बदलाव है, जो फिलोसॉफिकल सोच भी कई लोग उसको कहते हैं, आप नाम को देखिए, भारतीय दंड संहिता जी, और यह है भारतीय न्याय संहिता। तो जो दंड से न्याय की तरफ जो हम अग्रसर हो रहे हैं, एक बहुत बड़ी पहल है। कई लोग इसको हल्के में लेते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि हमेशा जस्टिस या न्याय सर्वोपरि वही होता है, चाहे पुलिस अधिकारी हो, चाहे वो हमारे वकील अधिवक्ता हो, चाहे न्यायालय हो। हमारा काम है न्याय देना। तो ये कानून पहले हमारी आजादी के पहले थे। एक और बात है, ये कानून इस बार हमारी संसद ने बनाए हैं, खुद हम लोगों ने बनाए। पहले हमें ये कानून अंग्रेजों ने हम पर थोपे थे, जिनको हम चला रहे थे। हमें दंड देने के उद्देश्य से, दंड देने के उद्देश्य तो था ही। जैसा मैं कह रहा था, अगर आप देखेंगे कई चीजों में कि जो भी कृत्य भारतीय करते थे उनमें सजा बहुत है। जैसे आप नॉर्मल हत्या की बात लें, फिर आप देखें अगर मोटर वाहन का जो उसमें जो एक्सीडेंट होता है उसकी सजा उतनी नहीं थी। मोटर वाहन किसके पास था उस समय? एक विशेष वर्ग के पास था। तो इस बार जो ध्यान दिया गया वो है कि अंतिम व्यक्ति, समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, उस तक न्याय पहुंचे। हर कस्बे में हर किसी के लिए सामान्य न्याय एकदम बराबर हो। तो ये बहुत बड़ी सोच है। ये लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगी और ये हमारा अपना कानून 75 वर्षों के बाद ये हुआ, तो ये तो बहुत ही ऐतिहासिक और सराहनीय कदम है जो सरकार ने किया। तो इसमें कानून और न्याय ये हम खुद बना रहे हैं, हम खुद अपने ऊपर लागू करेंगे। और तीनों जो मौलिक, जो जैसे बेसिक लॉ है जिसे कहते हैं, जो सब्सटैंटिव लॉ इंग्लिश में कहते हैं, वो है आईपीसी, जो अब बीएनएस हो गया, भारतीय न्याय संहिता। इसमें कई चीजें की गई हैं, कई सेक्शंस को क्लब किया गया है, साथ किया गया है, और प्रक्रिया में भी कई बदलाव किए गए हैं। और जो इंडियन एविडेंस एक्ट था, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम होगा, उसमें भी कई तरह के बदलाव किए गए हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अभिषेक जी, क्योंकि किसी भी तरह का कोई भी कानून व्यवस्था है, आप क्योंकि अपर महानिदेशक हैं, कानून व्यवस्था देख रहे हैं प्रदेश की, तो किसी भी कानून को देश में लागू करने की सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है वो पुलिस प्रशासन की रहती है। तो मैं आपसे अब पुलिस प्रशासन के दृष्टिकोण से इस पे प्रश्न करना चाहूंगा कि जैसे कि अब 1 जुलाई से हमारे ये 3 नए आपराधिक कानून देश में लागू होंगे, तो 1 जुलाई से पहले वाले जो आपके विभाग में पुलिस के पास दर्ज मामले हैं, या इस तरह के मामले हैं जिनकी जांच अभी चल रही है, या ऐसे मामले हैं जिनके ट्रायल्स अभी कोर्ट में चल रहे हैं या अपील होनी है, तो इस तरह के मामलों का क्या वो नए कानूनों के एम्बिट में आ जाएंगे या फिर वो पुरानी व्यवस्था के अनुरूप ही उनको जो है निष्पादन होगा उनका? आपका बिल्कुल सही सवाल है। ये शंका कई लोगों के मन में होगी। मैं इसमें साफ कर देना चाहता हूं कि ये 1 तारीख से जो भी अपराध 1
1 तारीख से दर्ज होंगे, यानी 30 तारीख की रात 12:01 से जो भी आपराधिक मामले पुलिस के संज्ञान में आएंगे और दर्ज होंगे वो नए कानूनों में दर्ज होंगे। और जो पहले के जो अपराध घटित हैं, जो चल रहे हैं, वो पुराने कानूनों में दर्ज हो जाएंगे और वो पूरी प्रक्रिया चलेगी। यहां से अदालत की ट्रायल तक सजा वो उसी के हिसाब से होगी। पर इसमें एक चीज है जिसे कहते हैं इंग्लिश में कंटिन्यूअस ऑफेंस या लगातार घटित अपराध। जी हाँ, मान लीजिए कोई दुर्घटना, कोई ऐसी घटना हुई या कोई अवधि हुई जो रात के 11-12 बजे 30 तारीख को हुई या पहले से हुई हो, किसी के जमीनी झगड़े चल रहे हो, लगातार मारपीट तो 1-2 दिन हो रही हो, और वो अगर 30 को शुरू हुई और 1 तारीख के दिन में आती है। 30 जून की बात आप कर रहे हैं, 30 जून को अगर जी, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जो भी कंटिन्यूअस ऑफेंस है वो जिस समय से ऑफेंस शुरू हुआ और जब तक हुआ, तो उस समय जब शुरू हुआ उस समय जो कानून लागू था उसके तहत होगी। तो इसलिए इसमें किसी तरह की शंका नहीं होनी चाहिए कि 30 तक के सारे हैं वो होंगे कंटिन्यूअस ऑफेंस में जब हुआ उस समय का चलेगा, और 12:01 से यानी 1 जुलाई से सारे नए कानूनों में सारे अपराध जो हैं वो उसमें दर्ज किए जाए। यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ये कानून जो लागू नहीं होंगे, ये 1 जुलाई से ही लागू होंगे। अभिषेक जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जैसे कि कोई भी दुर्घटना होती है या कोई भी अपराध घटित होती है तो उसका सबसे पहला कंपोनेंट होता है, पुलिस के पास सूचना आती है और पुलिस उसे एफआईआर के तौर पर जो है दर्ज करती है। कई बार हमने ऐसा पुरानी व्यवस्था में ये भी देखा गया कि पुलिस जो है एफआईआर दर्ज करने से बचती रही कि एक आईओ लगाना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ेगी, या ये भी इस तरह का भी ह्यूमन रिसोर्स को लेकर भी थोड़ा सी दिक्कत रहती होगी। तो अब ये जो नए कानून लागू होंगे देश में 1 जुलाई से, एफआईआर को लेकर क्या कुछ प्रावधान इसमें किए गए हैं, किस तरह के प्रावधान है, उसके बारे में थोड़ी सी आप हमारे साथ जानकारी साझा करें। देखिए, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव होगा वो है 0 एफआईआर और ऑनलाइन या ई एफआईआर का। पहले भी जो सीसीटीआरएस सिस्टम एक चलता था, क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम में, जिसपे हमारे देश के सारे थाने काम कर रहे थे, एफआईआर वहां पे कंप्यूटर पर रिकॉर्ड होती थी, आपको प्रिंट दिए जाते थे। लेकिन अब जो बदलाव होगा उसमें 0 एफआईआर को कानून में ला दिया गया है। तो 0 एफआईआर का मैं विषय इसमें बता देता हूं कि इसका मान लीजिए आपके साथ एक घटना कहीं पर घटित होती है, आप जा रहे हैं, दुर्घटना घटित होती है, परवाणु के पास हुई या कहीं हुई, उस समय आप किसी कारणवश नहीं रुक पाते हैं, आप नहीं चाहते, तो आप आगे जाके, आपका घर अगर हरियाणा में है या कहीं और है, वहां जाकर वहां के थाने में भी आप ये दर्ज करा सकते हैं कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई। एक्सीडेंट केसेस की तो अलग बात है, लेकिन कई और मामले होते हैं। तो ये जो कई बार होता था कि यहाँ की कि हमारा केस दर्ज नहीं होगा, वो अब इससे मैं उम्मीद करता हूँ खत्म हो जाएगा। और 0 एफआईआर दर्ज करके वह थाना जिसका अधिकार क्षेत्र है वह उस पुलिस को भेजेगा, और चूंकि वो 0 एफआईआर है, एक कानून के तहत दर्ज हुई है, उस पे कार्रवाई करना लाजमी होगा, जरूरी अवश्य होगा, और वो हमें करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आप 0 एफआईआर नहीं करें और आप सूचना नहीं दे सकते उस समय, तो आप ईमेल के माध्यम से वो भी भेज सकते हैं। EFIR ऑनलाइन भी आप FIR कर सकते हैं, पर सबसे ज्यादा सुविधा लोगों को 0 FIR से मिलेगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण। ये आपने एक ईमेल से या ऑनलाइन आपने FIR दर्ज करने की बात की, तो उसमें क्या कोई विशेष प्रावधान है कि जैसे आपने आज एक ऑनलाइन FIR दर्ज कर ली, तो क्या ऐसा भी उसमें प्रावधान है कि इस अवधि में आपको फिजिकली पुलिस के पास जाके उस FIR को जो है वो प्रमाणित करना है या सिग्नेचर करने हैं? नहीं, इसमें अभी जैसे कई बदलाव किए गए हैं कि आपने आधार से अन्य तरह सिग्नेचर करते हैं, लेकिन जब अन्वेषण होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, तो उस समय नहीं, लेकिन कुछ समय बाद कई बार जो है आप इससे कर सकते हैं, बट वो डिस्क्रिप्शन है कि कई बार जैसे पुलिस है आपसे, या तो हमारा व्यक्ति जाके बात करता है या आपसे आने का अनुरोध करता है, तो वो तो आगे अन्वेषण प्रोसेस में होता ही है। बट कई बार ऐसा होता था कि जब तक व्यक्ति नहीं गए शुरुआत ही नहीं होगी, वो चीज अब नहीं होगी। जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही अभिषेक जी कि जो अब 0 FIR का जो कंसेप्ट आया है इसमें, वो उसमें आमतौर पर बहुत से हमारे लोगों की या समाज में बहुत से लोगों की शिकायत रहती थी कि वो पुलिस के, कुछ लोग तो पुलिस के पास डर के मारे नहीं जाते थे या डर की वजह से नहीं जाते थे, FIR दर्ज करने नहीं जाते थे। और कई बार ऐसा भी होता था कि पुलिस, आप किसी विशेष थाने में गए और वहां पर आप वो कह देते थे कि ये जी हमारे थाना क्षेत्र का मामला नहीं है, ये दूसरे थाने क्षेत्र का मामला है, आप वहां पे जाइए। लेकिन 0 FIR के आने से अब लोगों को जो है एक बहुत बड़ा बदलाव और बहुत बड़ी सुविधा जो है इन नए कानूनों के अंतर्गत मिलने वाली है। अभिषेक जी, आपने अभी इन्वेस्टिगेशन की भी बात की, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की आगे, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, पुलिस इंक्वायरी को लेकर किस तरह के प्रावधान इन नए कानूनों में किए गए हैं ताकि पीड़ित को त्वरित और जो है उसे न्याय मिले, और ये कितना कारगर साबित होगा ये इन्वेस्टिगेशन के नए प्रावधान?
जी कपूर साहब, इसमें ऐसा है, इसमें भी काफी अच्छे कई इसमें जो सेक्शन जोड़े गए हैं। जैसे कई चीजें होती थी लेकिन अभी उनको एक कानूनन अमली जामा पहनाया गया है। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि भाई किसी भी अगर कोई अपराध होते हैं तो उस अपराध का जो नेचर है या वो किस तरह का कितना सीरियस है, उसको देखते हुए जो जिले के पुलिस अधीक्षक हैं वो चाहे तो डीएसपी को भी दे सकते हैं। पहले होता था कि वो डीएसपी इन्हीं 2-4 अपराधों को ही करेंगे जी, या अच्छा। हम या तो वो चीज एक खत्म की गई है कि अगर उनको लगता है कि भाई ये मामला बहुत सीरियस है, बहुत गंभीर है, तो वो चाहेंगे उच्चाधिकारी को एसपी आदेश दे सकते हैं। फिर जैसे कई बारी होता था कि कई चीजों में हमें दिक्कत होती थी लोगों की एविडेंस देने में, जैसे बलात्कार के केसों में होता था। अब ये आ गया है कि जो विक्टिम की स्टेटमेंट है वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मोड इंक्लूडिंग मोबाइल फोन जिससे रिकॉर्ड हो सकती है। अच्छा। कई बार उन लोगों को थाने में आना पड़ता था, इस तरह की दिक्कतें होती थी। कई चीजें हैं कि अगर मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन में पुलिस से कोई देरी होती है, किसी कारण से नहीं जा पाते हैं, तो उनको अब मजबूरन ये लिखना पड़ेगा पुलिस डायरी में कि वो ये चीज में देरी क्यों हो रही है या वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं या करने में क्या कष्ट है, और उसे मैजिस्ट्रेट को भेजना पड़ेगा। यह कानूनन आ गया है। जैसे 7 साल से अधिक जिनमें सजा है उनमें है कि जो थाने के एसएचओ होते हैं, ऑफिसर इंचार्ज थानाधिकारी, उनको ये चीज बतानी पड़ेगी भाई उनमें फोरेंसिक साइंस जो हमारी विधि विज्ञान है उनके लोग उसमें कानूनन उनको वहां पे आना जरूरी है, उसके बिना वो प्रक्रिया बढ़ेगी नहीं। पहले हम कई बार बुलाते थे, मोस्टली बुलाते थे, क्राइम सीन पे आना पड़ेगा, बट अब ये कानून में आ गया है 7 साल से अधिक में फोरेंसिक जांच अनिवार्य है। ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है जो एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की तरफ बढ़ेगा। उसके बाद प्रोसेस की वीडियोग्राफी है, जैसे कभी हम सर्च करते हैं, रेड करते हैं, कोई सामान को सीज करते हैं, उसकी सूची बनाते हैं, तो उन सब में कहा गया है कि इसको आप वीडियो मीन्स से रिकॉर्ड करें। वीडियो आप मोबाइल फोन से ले कैसे ले, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से उसको आप रिकॉर्ड करेंगे, ये अनिवार्य किया गया है। कई जगह पुलिस को डिस्क्रिप्शन दिया गया, तो ये चीजें कानून में आ गई हैं। इनका बहुत मतलब एक पुलिस अधिकारी के नाते मैं इनका बहुत स्वागत है। जी अभिषेक जी, आपने ये बताया कि इस तरह की इन्वेस्टिगेशन में टेक्नोलॉजी का काफी ज्यादा जो है उपयोग होने वाला है। मेरा प्रश्न इसको लेके है कि पुलिस में जब किसी भी अपराधी को या अक्यूज्ड को आप गिरफ्तार करते हैं तो एक बहुत बड़ा संशय पुराने कानूनों को लेकर ये है कि पहले उसमें अवधि जो थी, पहले सिर्फ 15 दिन की पुलिस हिरासत पुराने कानूनों के अंतर्गत मिलती थी। अब नए कानूनों में जो है कि पुलिस हिरासत की अवधि को कुछ बढ़ाया गया है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कितना बढ़ाया गया है और इसे बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? नहीं, इसमें हिरासत को बढ़ाया नहीं गया है, मैं इसको साफ कर देता हूँ। इसमें होता क्या था कि जैसे लगभग पहले 15 दिन में ही हिरासत मिलती, अवधि अभी भी 15 दिनों की है, लेकिन उस अवधि को अब जैसे पुलिस अगर चाहे तो मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया, हमने अदालत में पेश किया, अगर उस समय हम पूरी जांच कर पाए या नहीं कर पाए, हमें लगता है कि अभी इस व्यक्ति को हिरासत में लेना जरूरी नहीं है, तो हम अदालत से कह सकते हैं कि इसे आप जो है जुडिशियल कस्टडी में या जेल भेज दें, और 10 दिन बाद 20 दिन बाद भी जरूरत पड़े हम उसको बुला सकते हैं। तो ये अवधि अब 15 ये कर दी गई कि पहले 45 दिनों के अंदर हम उनको चाहे, कुल अवधि तो 15 दिन की ही रहेगी, लेकिन वो बुला सकते हैं। तो इससे भी इन्वेस्टिगेशन में बहुत फायदा। मान लीजिए एक हत्या के मामले मुझे 2 दिन 5 दिन 6 दिन बाद कुछ सबूत मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं, कुछ जो भी हत्या करने की चीज थी, चाकू या कुछ मिलता है, उस समय उसको बुला के पूछताछ कर सकता हूँ। वरना पहले तो था कि वो अगर रिमांड, पुलिस रिमांड जिसे कहते हैं आमतौर में, वो खत्म हो गया, वो जेल में चला गया, आप उसको नहीं बुला सकते। तो ये एक बहुत अच्छी पहल। श्रोताओं, जैसा कि हम जानते हैं कि हम आज चर्चा कर रहे हैं 1 जुलाई से देश में लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में। आप इस चर्चा के अलावा इन नए कानूनों के बारे में, जिनमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में अधिक जानकारी के लिए एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को आप प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। अभिषेक जी, अब हम अपनी चर्चा को जारी रखते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी आपने फोरेंसिक जांच के बारे में बताया और किस तरह की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को जो बढ़ावा देने वाली है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये नए कानून। देखिए, जैसे मैं कह रहा था कि एक तो वीडियोग्राफी का बहुत उपयोग होगा, वीडियोग्राफी के अलावा जैसे फोरेंसिक जांच का होगा कि वो जो कंपलसरी कर दी गई 7 सालों के बाद फोरेंसिक जांच होगी, इससे ही हमारी इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी काफी अच्छी बढ़ जाएगी।
अब जैसे पहले डॉक्यूमेंट की बात होती थी, जिस कागज पे मैंने साइन किया उसी को होगा। आज की डेट में जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसने कहा कि एनी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में जो भी जैसे हमारे मैसेजेस हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, ईमेल हैं, इन सब को रिकॉर्ड माना गया है और प्रिलिमिनरी रिकॉर्ड, प्रारंभिक जो रिकॉर्ड होता है उसको माना गया और ये कोर्ट में एडमिसिबल है और इसकी प्रोटेक्शन की भी व्यवस्था की गई है। जैसे कहते हैं कि हर रिकॉर्ड को उसका एक हैश वैल्यू जनरेट होगा ताकि उसमें कोई किसी तरह कोई बदलाव नहीं, ताकि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के रूप में माना जाए, कोई टेम्परिंग ना हो। जी, टेम्परिंग ना हो। इसमें काफी कार्य कई अदालतों ने किया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें काफी कार्य, उसके बाद ये चीजें आई हैं, तो ये बहुत अच्छे बदलाव हैं और ये इससे इन्वेस्टिगेशन में तकनीकी रूप में बहुत फर्क पड़ेगा। जी अभिषेक जी, अब मैं जानना चाहूंगा आपसे कि नए कानूनों में एक विशेष प्रावधान जो है महिलाओं और बच्चों से संबंधित बहुत से अपराधों को नए कानून के एम्बिट में लाया गया है, तो इसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी दें हमारे श्रोताओं को कि किस तरह के महिलाओं के प्रति या बच्चों के प्रति अपराधों को जो है वो विशेष इस पे। देखिए, एक जो मुझे मतलब बहुत आसानी से ध्यान आ रहा है, क्योंकि हिमाचल में भी हमारे पास कई इस तरह के मामले हुए हैं। जैसे पहले ये था कि शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना, ये जो अपराध थे ये पहले बलात्कार की श्रेणी में आते थे। अब इसको अलग किया गया है कि शादी का झांसा या प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाना वो एक अलग अपराध, उसको कैटेगराइज किया गया है इस तरह के। तो इससे, या जैसे बच्चों से क्राइम करवाना या बच्चों को किसी अपराध करने के लिए उसको, जैसे आप देखते हैं कई चीजों में, तो उसमें पहले यह था कि जो अपराध हुई उसमें आपको पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन अब ये अलग अपराध बन गया है कि आप उन बच्चों से अपराध करवा रहे हैं, यह खुद एक अपराध है। तो इस तरह के उदाहरण ये बहुत, और इसमें जो बोलते हैं जो महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध है इनको एक अलग श्रेणी में रखा गया है और उसको बहुत महत्व दिया गया है और उसको बीएनएस में अलग से इनका उल्लेख किया गया है, सारे डेफिनेशन एकदम क्लियर किए गए हैं। इसी के साथ एक और विशेष प्रावधान जो इन नए कानून में मैंने देखा है, जो सभी ने इस चीज का नोटिस भी लिया है कि आतंकवाद को लेकर, टेररिस्ट एक्ट को लेकर जो उसको पहली बार डिफाइन किया गया है इन कानूनों में, आतंकवादी कृत्य को पहली बार इन कानूनों में विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है। किस तरह की घटनाएं टेररिस्ट एक्ट के अंतर्गत आएंगी, किस तरह से उनकी जांच होगी, पुलिस किस तरह से उनको। देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। ऐसा नहीं था कि टेररिस्ट एक्ट का डेफिनेशन नहीं था, लेकिन पहले जो हमारा यूएपीए एक्ट उसमें था, लेकिन जो मूलभूत कानून है वो एक स्पेशल एक्ट है। अब मूलभूत में इसमें लाया गया और इसमें जो सबसे जो अच्छा क्या जो बहुत एक सोचा समझा कदम है वो है ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट आउटसाइड इंडिया। जैसे आपने कई बार देखा होगा हमारे जो दूतावास हैं, पीछे इंग्लैंड में हुआ था, वहां पे हिंसक प्रदर्शन हुए, वहां पर उनको चोट पहुंचाई गई या संपत्ति का नुकसान किया गया, या कई व्यक्ति जो बाहर से हमें धमकियां देते हैं, या कई तरह के सिंडिकेट्स है, बेटिंग आपने देखा अलग देशों में है। अब यह है कि पहले हम उन पे कार्रवाई नहीं कर सकते थे और टेररिज्म को पूरा बिल्कुल डिफाइन किया गया। जैसे पहले सेडिशन की बात थी, सेडिशन हटा दिया गया, लेकिन देश के प्रति अपराध वो इसमें स्पेसिफिकली डिफाइन किए गए हैं। इसकी बिल्कुल जरूरत थी और ये बहुत सही समय पे हुआ जी। अभी जहां हम बड़े बड़े अपराधों को घटित होते देखते हैं अभिषेक जी, लेकिन साथ ही कई छोटे छोटे जिन्हें हम पेटी क्राइम्स भी बोल देते हैं, उनको लेकर किस तरह के प्रावधान है, क्या उसमें पुलिस की उसकी व्यवस्था रहेगी? इसमें कानून में जैसे ऑर्गेनाइज पेटी क्राइम, संगठित छोटे अपराध, जी संगठित, जैसे आप देखते हैं कई जगह आपने पढ़ा होगा कि बच्चों को भीख मांगने के सिंडिकेट्स बने गए, उसको इसमें ऑफेंस डिक्लेयर किया गया है। पॉकेट मारी, इस तरह के कि बच्चों से या और लोगों से, बच्चे नहीं बड़े भी कई लोग हैं वो लोग करते हैं इस तरह के अपराध, तो इनको एक पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम के रूप में इनको लिया गया है और उसको डिफाइन किया गया है। ये छोटी चोरी, कई बार छोटी चोरी है, एटीएम की थेफ्ट है, गाड़ी की चोरी, गाड़ी में से चोरी, किसी ने बैग उठा लिया, सामान उठा लिया, इनको क्लासिफाई किया गया है। इन चीजों की बहुत जरूरत महसूस की जाती थी, वरना अभी तक हम एक ही धारा में कार्रवाई करते थे। अब इनको डिफाइन किया गया तो हम अलग अलग इस पे बेहतर कार्रवाई कर सकेंगे। तो और इन छोटे मोटे अपराधों को किस तरह की एक नई सजा भी जोड़ी गई है, हमने ये प्रावधानों में देखा था, जैसे कम्युनिटी सर्विस की सजा एक जो जोड़ी गई है, सामुदायिक सेवा की जो सजा के तौर पे जोड़ा गया है, वो क्या है और वो किन किन मामलों में हम उसे देखेंगे कि लोग उन्हें जो है इस सजा का प्रावधान किया गया? आपने बहुत अच्छा जो प्रश्न उठाया, यह एक कम्युनिटी सर्विस जो इंट्रोड्यूस किया गया भारतीय न्याय संहिता में, इसमें सेक्शन 4F में इसको लाया गया है। इसमें कई जैसे अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड है, या किसी को जो सरकारी कर्मचारी काम कर रहा है उसको रोकना, उसको जबरदस्ती करना, छोटे थेफ्ट है, जैसे मैंने बताया किसी ने जाके ब्रेड का पैकेट चुरा लिया, थोड़ी सी मिठाइयां चुरा ली, कुछ खाने के फल उठा लिए, तो इस तरह की चीजें, या आप नशे में किसी तरह का मिसकंडक्ट बाहर में गालियां दे रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, तो इन चीजों में जो
सोच ये अगेन जो उदाहरण है हमारी एक विस्तृत सोच का, हर व्यक्ति अपराधी नहीं होता जी। और अगर हम हर किसी को, छोटे क्रिमिनल को, सबको बड़े को एक साथ कर देंगे तो उसकी आपराधिक प्रवृत्ति खत्म होने के ज्यादा बढ़ेगी। तो इसमें यह है कि इसको हम तो सरकार ये चाहती है कि यह आदमी जो है इसमें सुधार हो, इसीलिए ये अपनी गलती का एहसास करे। और अगर छोटी सी, तो अदालतों को ये छूट दी गई है कि उनको लगता है अगर छोटे अपराध है उसमें उसको ये करना, जैसे सड़कें साफ करें या किसी और संस्थान पे कोई सेवाएं दें, खेती करें, किसी तरह की। विदेशों में मैंने पहले ये देखा था एक बार, इनफैक्ट अमेरिका एक बार गया था, मैंने पूछा कि ये क्या कर रहे हैं, तो वो सड़क के जो बीच में डिवाइडर होते हैं पौधों में पानी दे रहे थे और गुड़ाई कर रहे थे। तो बताया कि इनको कम्युनिटी सर्विस दी गई है। तो इसलिए सारे ऑफेंस को सबको एक साथ मानना ये बहुत अच्छी सोच है। ये पहले हमारे पास नहीं था, अब ये कारण, इसकी तो मैं बहुत सराहना, जितनी सराहना की जाए कम है। ये तो एक सामाजिक सुधार की तरफ भी बढ़ते हुए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह आपने अभी बात की कि न्यायालयों को इस बारे में डिस्क्रिशनरी पावर मिली है कम्युनिटी सर्विस किसी को देने के लिए, क्या इन नए कानूनों में क्या पुलिस को भी कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हुए जो पहले पुराने कानूनों के अंतर्गत नहीं थे, जो समझते हैं आपकी वो इन्वेस्टिगेशंस में या पुलिसिंग में आपको बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत लाभकारी और कारगर होंगे? हाँ, जैसे खास जो मैं कह रहा था कि जो तकनीक का इस्तेमाल इस बार जो कानून में टेक्नोलॉजी को लॉ में लाया गया है, उससे बहुत ज्यादा हमें मदद मिलेगी। अच्छा, उसके बाद कई चीजें किया गया। एक इसमें प्रावधान ये किया गया इन कानूनों में कि भाई जो पुलिस अधीक्षक स्तर या उससे वरिष्ठ अधिकारी हो, उनको स्पेशल मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की पावर दी जाएगी। जैसे कई देखें, जैसे बड़े महानगर हैं, दिल्ली हैं या अन्य जहाँ कमिश्नरेट सिस्टम है, वो पहले था, बट ये चीजें अब अन्य जगह भी की जा सकती है। सरकार चाहे तो ऐसा आदेश करके उनको वह कानून के तहत उनको अधिकार दे सकती है कि छोटे लाइसेंसिंग, आम कई तरह की चीजें हैं। यह प्रावधान पहले नहीं था। ये बहुत बड़ा बदलाव इसमें किया गया है। अभिषेक जी, अंत में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि किस तरह के आपने तैयारियां, जो हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में आपसे पूछना चाहूंगा विशेष तौर पे, कि किस तरह की तैयारियां आपने कर रखी हैं कि 1 जुलाई से इन कानूनों को आप सुव्यवस्थित रूप से जो लागू करने की दिशा में आप सफल सिद्ध होंगे? जी, मैं पुलिस विभाग के बारे में बता सकता हूँ। हमारी तैयारियां काफी पहले से शुरू हो गई थी। लगभग फरवरी मार्च महीने के से ही जो हमारे जितने जो ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, उसमें जो भी कर्मचारी हमारे अधिकारी गए, उन सब के लिए न्यू क्रिमिनल लॉज को सिलेबस का पार्ट बनाया गया। और उसके बाद भी हमने लगातार ये ट्रेनिंग कोर्सेज ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से, तो हमारे जो पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय है कांगड़ा में, डरोह में, पालमपुर के पास, वहां पर हमने भारत सरकार के पास कुछ अधिकारी भेज के मास्टर ट्रेनर पहले तैयार किए, जो और लोगों को तैयार, उन्होंने फिर हर जिलों से कुछ लोगों को बुलाकर उनको ट्रेनिंग दी। उन्होंने अपने जिलों में शुरू की। हमारा ये पहले हमारी कोशिश थी कि हर थाने के जो SHO हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर, और जो MHC हैं, जिसे नॉर्मल भाषा मुंशी कहा जाता है, दर्ज करते हैं, सबसे पहले उनकी ट्रेनिंग, और जितने IO इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या अन्वेषण अधिकारी जिसे कहते हैं, उन सबकी सबसे पहले ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग सब जगह चल रही है। लगभग कल परसों तक ये ट्रेनिंग ऑलमोस्ट पूरी हो जाएगी सारे बटालियनों में, क्योंकि हेड कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर स्तर, DSP स्तर तक के IOs हमारे नॉर्मली सारे IOs होते हैं, तो सबकी ट्रेनिंग की गई। सब लोगों ने, जो आपने संकलन ऐप का जिक्र किया, सब लोगों ने उसको डाउनलोड किया है। सारे थानों में नई किताबें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में और फिजिकल फॉर्म में सबकी प्रतियां पहुंचाई जा रही हैं, और इनकी लगातार जो है ट्रेनिंग। उसके बाद जो CCTNS में भारत सरकार के माध्यम से NCRB और हमारा स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये उसमें जो CCTNS में तकनीकी चेंज है उसके ट्रायल्स किए जा रहे हैं। इसमें FIR कैसे दर्ज होगी, इसको कैसे प्रिंट किया जाएगा, कई चीजें हैं जो जिनके प्रैक्टिकल इवैल्यूएशंस अभी हमारे चल रहे हैं। इसमें एक भारत सरकार ने हेल्पलाइन भी जारी की है, जिसका नंबर 14415 है। किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत होती है, पुलिस अधिकारी को, तो वो यहाँ फोन करके सलाह ले सकता है। हर जिले में हमने इनके लिए एक नोडल अफसर भी बनाया है, जो पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग देंगे, या कोई दिक्कत आए किसी तरह की बात, इसके ग्रुप्स बनाए गए हैं। तो इस पे हमारी विस्तृत तैयारी, और प्रदेश स्तर पे माननीय मुख्य सचिव, DG साहब, जेल के DG, डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, FSL के डायरेक्टर, इनकी एक समिति सरकार ने बनाई थी, जो पुलिस के अलावा जो SDMs हैं, जजेस हैं हमारे, जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लोग हैं FSL के, और जो जेल के अधिकारी हैं, सबकी ट्रेनिंग हुई है, सबकी ट्रेनिंग चल रही है। अभिषेक त्रिवेदी जी, आपने आज अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाला। आपका आकाशवाणी स्टूडियोज में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, आज हम चर्चा कर रहे थे आपके साथ 3 नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत भारत के नागरिकों की सुरक्षा व अधिकारों की रक्षा करने में पुलिस प्रशासन की भूमिका। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद थे हिमाचल प्रदेश कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी व वर्तमान में हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग के अपर महानिदेशक कानून व व्यवस्था अभिषेक त्रिवेदी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कपूर साहब।